तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते, मेरा नाम है जयदेव परांजपे और गीरवाण के इस सत्र में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। साथियों, राष्ट्रभाषा और एकता इस विषय पर हमारा जो सत्र चल रहा है, उसका आज ये दूसरा चरण आप देखने जा रहे हैं। तो मैं आपका इसमें स्वागत करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, भाषा होती है क्या? तो संस्कृत में जैसे हमने देखा भाषा शब्द की व्याख्या है भाषति इति भाषा। तो हर कोई बोली जो है वो भाषा होती है। तो अब प्रादेशिक भाषा क्या है? तो एक ही प्रदेश में आप देखेंगे कि थोड़े-थोड़े अंतराल पे बोली में अंतर आता जाता है। तो अनेक बोलियां हो सकती है एक प्रदेश में, किंतु यूं कि प्रशासन का जो कार्य है और सांस्कृतिक जो व्यवहार है वो सारे सुचारू रूप से हो पाएँ, इसके लिए प्रदेश के लिए सर्वमान्य हो पाए, इस प्रकार से एक भाषा निश्चित की जाती है। तो इससे ही आपको पता चल जाता है कि भाषा जो है वो अ, कुछ अर्थवाही संकेतों का एक समुच्चय है। तो जो शब्द रूप वाणी जो बाहर निकलती है, जो वैखरी जो होती है हमारी, जैसे हमने देखा, तो उससे जो संकेत होते हैं वो अर्थवाही हों, इस प्रकार से देखे जाते हैं। अर्थ का अर्थ केवल पैसे नहीं होता। तो अधिक और क्या-क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो एक प्रदेश के लिए सर्वमान्य हो, ऐसी प्रादेशिक भाषा होती है। अब प्रमाण भाषा एक होती है। तो जैसे हर एक क्षेत्र में जहाँ बोली का काम चलता है, वहाँ पे कुछ खास शब्द ऐसे होते हैं जो उस प्रदेश से ही जुड़े हुए होते हैं। और इसी कारणवश अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो जो सार्वत्रिक रूप से एक मानी जा सकती है, उसे प्रमाण भाषा कहते हैं। अब ये प्रदेश के स्तर पे हो या किसी अन्य और स्तर पे। वैसा ही आप प्रदेश को और बड़ा कर लें, तो तब वो बन जाती है राष्ट्रभाषा, जब प्रदेश बड़ा होके राष्ट्र बन जाता है। अब ये प्रदेश जब हम राष्ट्र की संकल्पना की बात करते हैं, तो ये केवल भूभाग नहीं है। ये एक सांस्कृतिक अस्मिता, आस्था और एक जो जो चीज़ लोगों को जोड़ती है, इस प्रकार की चीज़ का जो व्याप है, उसकी जो व्याप्ति है, उस तरह की ये कॉन्सेप्ट है राष्ट्र। तो स्थूल मान में हम यदि देखें तो भारत देश जो हमारा है, तो देश है, उसे हम राष्ट्र मानते हैं, तो उसकी भाषा राष्ट्रभाषा है। तो अब राष्ट्रभाषा यदि हम चुने, तो यदि इंग्लिश चुने, तो वो हमारे प्रदेश की बोलियों से जुड़ी हुई नहीं है। हिंदी जैसे-तैसे जोड़ के बनाने का एक प्रयास हुआ है। किंतु संस्कृत ऐसी है जो इन भाषाओं का कहा जा सकता है कि मूल है। तो स्वाभाविक उनसे जुड़ी हुई तो है ही, और यही जोड़ने वाली कड़ी है, हमने जैसे पिछले चरण में देखा। तो राष्ट्रभाषा यदि संस्कृत है और हम मान के चलते हैं कि ये संस्कृत है, तो आगे का प्रवास हमें क्या करना है, किस हिसाब से आगे जाना है, ये भी हमें देखना होगा। देखते हैं। अभी-अभी हमने देखा कि संस्कृत जो है भारत के कई सारी भाषाओं का मूल है, और जहाँ मूल नहीं भी है मान लीजिए, तो उन भाषाओं पर संस्कृत का लक्षणीय प्रभाव है। तो जो चर्चा हमने पिछले चरण में की थी कि यदि हम किसी एक भाषा को महत्व दे देते हैं, तो वो अन्य भाषाओं को मारने लगती है, क्योंकि इस महत्व की भाषा में ही साहित्य निर्मित होती है। और संस्कृति के अन्य व्यवहार भी होते हैं। तो संस्कृत के संदर्भ में भारत में ऐसा होने की संभावना मैं तो कम मानता हूँ। कारण ये है कि ये भाषाएँ अपने, जैसा हमने देखा, तत्सम और तद्भव शब्दों के माध्यम से ये भाषाएँ वाहन बनेगी हमें संस्कृत की ओर ले जाने में, है ना? तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये अन्य भाषाएँ जो हैं हमें खोनी नहीं है। और क्या अर्थ हुआ कि हमें खोनी नहीं है? तो हमारा जो कोका कोला और बर्गर वाला जो कल्चर आया था,
एक स्टैंडर्डाइजेशन वाला, कि जिसमें हमारे प्रादेशिक भाषाओं की या क्षेत्रीय बोलियों की जो है कोई अहमियत ही नहीं बची थी। इनके साहित्य को कोई देखता ही नहीं था। हम सोशल मीडिया पे आज की तारीख में जो घट रहा है उसे देखते जाते हैं। संगीत जो सुनते हैं वो कहीं और का सुनते हैं। तो हमारा प्रादेशिक संगीत हो, हमारी प्रादेशिक भाषा में जो साहित्य है, बड़ा एक सांस्कृतिक हमारी विरासत है, तो उसकी ओर हमें पुनः एक बार रुख करना होगा। देखना होगा कि इसमें क्या-क्या, किस प्रकार के मोती छुपे हुए हैं। तो इस साहित्य को हमें खोना नहीं है, और यदि हम साहित्य को नहीं खोएँगे, तो इन भाषाओं को भी नहीं खोएँगे, और ये भाषाएँ संस्कृत की ओर, हमारी वास्तविक राष्ट्रभाषा की ओर हमें ले जाएँगी, एक वाहन बनेंगी। हुँ, साहित्य। संस्कृत में साहित्य की व्याख्या है सह एति इति। यानी जैसे मान लीजिए कोई कैमरा लेके आपके साथ चल रहा है और जैसे ही घट रहा है वैसे शूट किए जा रहा है। तो वैसे ही भाषा होती है जो संस्कृति के साथ, सम्यक कृति के साथ आगे बढ़ती जाती है। उसका माध्यम बनती है, उसका एक संकलन का और एक सारे भाव विश्व को संजोने का एक काम करती है। तो ये जो होता है इसे कहते हैं साहित्य। अब संस्कृति और साहित्य के विषय में यदि बात करें तो कोई अपना जाने तो आदान-प्रदान की बात हो। तो पहले तो प्रादेशिक भाषाओं में मातृभाषा जो अधिकतर लोगों की होगी, उसमें शिक्षा की व्यवस्था हो, तो ये पहली बात हुई। दूसरा, संस्कृत जो हर किसी प्रादेशिक भाषा का या तो मूल है या लक्षणीय प्रभाव रखता है उस प्रादेशिक भाषा पर। तो इस संस्कृत का भी साहित्य जो है, जो हमारा वेदादि साहित्य है, श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास और अन्य अंग और उपांग उसके, तो ये सारा जो साहित्य है, ये भी रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक बार फिर एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये यदि हो तो हम आदान-प्रदान की कुछ बात कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं और मेरे एक शिक्षक गुरु, एक वरिष्ठ सहकारी, हम कहीं एक कंसल्टिंग असाइनमेंट करने गए थे। तो वहाँ पे एक मोहन मुसळे करके एक व्यक्ति थे, जिनके साथ हमें बात करनी थी। तो एक दिन पहले से ये मेरे जो गुरु हैं वेंकटेश जी, तो वो प्रैक्टिस कर रहे थे। कह रहे थे मुसळ्ळे, मुसळ्ळे, मुसळ्ळे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? तमिल में भी तो ळ है। तो बोले देयर इज़ नॉट 1, देयर आर 3। बोले 3 ळ हैं इसमें तमिल में। तो मुझे मेरा पता था, उन्हें उनका पता था, आदान-प्रदान हो पाया। अब एक और बात देखते हैं। आजकल हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, टाइप करते हैं, तो हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी भाषा में लिखें। तो इसमें अब देख सकते हैं हम कि तमिल में एक ळ जो है, वो ज़ेड-एच के माध्यम से लिखा जाता है। तो ये द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम नहीं है, ये द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम है। तो ये ळ जो समझना है तमिल का, ये ज़ेड-एच से नहीं समझ आता। अब यूँ कि ये 26 अक्षरों का, और जिसमें स्वर और व्यंजन का कोई जिनमें कोई भेद किया ही नहीं जाता, इस प्रकार का एक कीबोर्ड हमारे सामने पटक दिया है कई वर्षों से, तो हम जैसे-तैसे करके अपना कोई तरीका ढूँढा करते हैं। अब दक्षिणी फ़िल्मों के गीत यदि आप सुनते हैं, आप संभवतः उसका अर्थ भी समझ सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने बताया था, कादल का अर्थ होता है तमिल में प्रेम। तो ये मैं समझ भी पाया। किसी ने मुझे कादल लिखा हुआ तमिल में यदि सामने मेरे रखा, तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा। तो ये आदान-प्रदान और ये सम्यक कृति, ये संस्कृति, ये सरल कैसे हो पाएगा? अब देखिए, उदाहरण तो बहुत सारे मिलेंगे। आपके पास कोई उदाहरण हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। किंतु निचोड़ तो यही निकलता है, देखिए, भाषा जोड़ती है, लिपि दूर कर रही है ना? तो भाषा एक प्रकार से देखें तो बंधु भाव उत्पन्न कर रही है, और लिपि का प्रयोग होता है भेदभाव उत्पन्न करने के लिए। भाषा जो तथ्य है वो हमें समझना चाहिए। भाषा जो है, बोली है और वचन की विषय वस्तु है। लिपि
लिखित है और वाचन की विषय वस्तु है। देखिए आ गए ना फिर हम, वचन वाचन के संबंध से लिपि का उद्गम होता है। ठीक है ना? तो ये बात हमें समझना आवश्यक है। तो वास्तविक हमारा प्रश्न है क्या और नीति होनी क्या चाहिए? राष्ट्रभाषा या राष्ट्रीय लिपि? तो मैं कहूंगा पहले राष्ट्रीय लिपि, क्योंकि इसी माध्यम से हम अन्य भाषाओं को समझ पाएंगे और अपना क्या, इस अन्य प्रदेश का क्या, इसे देखते देखते, सीखते सीखते हम संस्कृत की ओर और आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमारी नीति होनी चाहिए पहले राष्ट्रीय लिपि। अब कोई सोचेगा, मुझे पूछा भी गया कि कोई क्यों सीखेगा कोई नई लिपि? रोमन में तो हम लिख ही रहे हैं टेक्नोलॉजी यूज करके, तो क्यों कोई सीखेगा? तो मराठी में एक कहावत है, ज्याची खावी पोळी त्याची वाजवावी टाळी। अब इसे मैं हिंदी में करना चाहूं तो कह सकता हूं कि जिसका खाओ नमक उसकी मानो चमक। तो जब इंग्लिश से हमें रोटी मिलती थी तो इंग्लिश के ढोल बजाए। अब यदि हमें भारतीय भाषाओं से रोटी मिलेगी तो हम ये भी कर लेंगे और पूरा जगत भी आएगा सीखने समझने के लिए, है कि नहीं? तो ये हमारा प्रयास है कि हम भारतीय लोग हमारी आपस की भाषाएं समझ पाएं, इसके साहित्य का आदान प्रदान खुले रूप से कर पाएं, एक साथ जुड़ पाएं, हमारे पास कोई फॉल्ट नैरेटिव ना चिपके और हम हमारी राष्ट्रीयत्व का पूरा जो है लाभ उठा पाएं हमारे आने वाले सारे प्रयासों में। तो इस कारणवश एक राष्ट्रीय लिपि को तैयार करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसका नाम मैं मानता हूं होना चाहिए गीर्वाण। तो ये एक प्रकट चिंतन का विषय है, किसी अकेले ने बैठ के या 3-4 एम्प्लॉइज को मिला के करने वाला ये विषय नहीं है। ये एक प्रकार से मैं कहूँगा राष्ट्रहित के लिए कार्य है, तो हम ये कर रहे हैं। तो इसके लिए कोई मैं लिंग्विस्ट ढूँढूँ, कोई प्रोफेशनल ढूँढूँ, ये इसका तरीका नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से जो इस विषय में वास्तव में रुचि रखते हैं और इस प्रकार का निरीक्षण करते रहते हैं, वो हमसे अवश्य जुड़ें और आगे हमारे प्रयासों में अपना योगदान अवश्य दें। अब जो हमने ये एक श्रृंखला शुरू की थी, ध्वनि, वाणी, भाषा और लिपि, इसमें पहले तीनों का विवेचन हम कर चुके हैं और लिपि ये हमारा अगला विषय है। जो समस्यापूर्ण विषय है, उसे तो समझना ही पड़ेगा। तो इसके साथ मिलते हैं अगले मंगलवार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस विषय पर सार्वत्रिक रूप से सार्वजनिक स्तर पर व्यापक और विस्तृत चर्चा हो, ऐसा प्रतीत हुआ, इसलिए मैं इस YouTube के माध्यम का प्रयोग कर रहा हूं। तो यदि आप मुझसे सहयोग करना चाहें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार छोड़ें, अपने परिजनों में भी इस विचार को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त आप मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जुड़ सकते हैं और आने वाले सत्र से पहले पहले आप अपने प्रश्न हो या आपके सुझाव हो या आपके कोई भी विचार हो, आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ के हमसे ये विचार जो है बांट सकते हैं, हमसे संवाद कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे आप हमसे संवाद करें, क्योंकि पता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं वादे वादे जायते तत्वबोधाः। बहुत बहुत धन्यवाद।